हमारे चैनल दी ब्रेन स्कूल में खुश आमदीद। आज की वीडियो हमारी वीडियो दुनिया के अजीम साइंसदान का तसलसल है। इस वीडियो में हम बहस करने जा रहे हैं फितरी फ़लसफ़ी, माहिर फ़लकियात और रियाजीदान जिसने हरकत, फ़लकियात और मादुई की ताकत के उलूम और के साइंसी तरीक़ाकार की तरक्की में बुनियादी काम सर अंजाम दिया। गीलीलो गिलाले गीलीलियो 15 फरवरी 1566 को पैसा टस्कनी में पैदा हुआ था। विंसेंज़ो गीलेला का सबसे बड़ा बेटा, एक मौसीकार जिसने मौसीकी के नज़रिया और मश्क में अहम शिराकत की और जिसने 1588 में गीलीलियो के साथ मिलकर पिच और तारों के तनाव के दरमियान ताल्लुकात पर कुछ तजुर्बात किए थे। ये ख़ानदान 1570 की दहाई के अवाइल में फ्लोरेंस चला गया, जहाँ गीलेला ख़ानदान कई नस्लों से मुकीम था। अपनी दरमियानी नौमरी में गलीलियो ने फ्लोरेंस के करीब वालम्ब्रोसा में खानका के स्कूल में तालीम हासिल की और फिर 1581 में पैसा यूनिवर्सिटी से मैट्रिक किया, जहाँ से तिब की तालीम हासिल करना थी। ताहम वो रियाजी के दिलदादा हो गए और अपने वालिद के एहतजाज के ख़िलाफ़ रियाजी के मज़ामीन और फ़लसफ़े को अपना पेशा बनाने का फ़ैसला किया। इसके बाद गलीलियो ने ख़ुद को अरस्तू फ़लसफ़ा और रियाजी सिखाने के लिए तैयार करना शुरू किया और उसके कई लेक्चर्स बाकी रह गए हैं। 1585 में गलीलियो ने डिग्री हासिल किए बगैर यूनिवर्सिटी छोड़ दी और कई सालों तक इसने फ्लोरेंस और सियाना में रियाजी के मज़ामीन में प्राइवेट असबाक दिए। इस अरसे के दौरान उसने छोटी मिक़दारों के वज़न के लिए हाइड्रोस्टेटिक तवाज़ुन की एक नई शक्ल तैयार की और एक मुख्तसर मकाला ला बिलनस्टा दी लिटिल बैलेंस लिखा, जो मखतूता की शक्ल में गर्दिश करता था। उसने हरकत पर भी अपनी तालीम शुरू की, जिसका उसने अगली 2 दहाइयों तक मुसलसल ताक़ुब किया। 1588 में गलीलियो ने बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में रियाजी की कुर्सी के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन वो नाकाम रहा। ताहम इसकी शोहरत में इजाफा होता जा रहा था और इस साल के आखिर में उनसे कहा गया कि वो फ्लोरेंटाइन एकेडमी, जो कि एक मुअज़्ज़ज़ अदबी ग्रुप है, को डॉनेटर्स उन फ़नों में दुनिया के इंतज़ामात पर 2 लेक्चर दें। उसने कशिश सिकल के मराकिज़ दोबारा मखतूता में गर्दिश करने वाले के बारे में कुछ ज़हीन थीवर्म्स भी तलाश किए, जिसने इसे रियाजीदानों में पहचाना और गीडू बालड्डू डील मोंटी 15451607 की सरपरस्ती हासिल की, जो एक रईस और मेकिंग्स पर कई अहम कामों के मुसन्निफ़ थे। इसके नतीजे में उसने 1589 में पैसा यूनिवर्सिटी में रियाजी की कुर्सी हासिल की। वहाँ इसके पहले सवाने निगार विंसेंज़ो वियनी 16221703 के मुताबिक गलीलियो ने मशहूर झुकाव टावर के ऊपर से मुख्तलिफ वज़न की अशिया गिराकर उसका मुज़ाहिरा किया कि किसी भारी चीज़ के गिरने की रफ्तार उसके वज़न के मुतनासिब नहीं होती, जैसा कि अरस्तू ने दावा किया था। इस मुद्दत के दौरान ख़त्म होने वाला मखतूता डी मोटो आन मोशन ज़ाहिर करता है कि गलीलियो हरकत के बारे में अरस्तू के तसव्वुरात को तर्क कर रहा था और उसके बजाय इस मसले के लिए आर्किमेडियन नुक्ता नज़र इख्तियार कर रहा था। लेकिन अरस्तू पर उसके हमलों ने इसे अपने साथियों में गैर मकबूल बना दिया और 1592 में इसके मुआहदे की तजदीद नहीं की गई। ताहम इसके सरपरस्तों ने इसे पादवा यूनिवर्सिटी में रियाजी की कुर्सी हासिल की, जहाँ उसने 1592 से 1610 तक पढ़ाया। अगरचे गलीलियो की तनख्वाह वहाँ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ख़ानदान के सरबराह के तौर पर उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई थी, क्योंकि 1591 में इसके वालिद का इंतकाल हो गया था। मतलब ये कि इस पर पैसे के लिए दायमी दबाव था। इसकी यूनिवर्सिटी की तनख्वाह इसके तमाम अखराजात पूरे नहीं कर सकती थी और इसलिए इसने बोर्डिंग के अच्छे तलबा को ले लिया, जिन्हें इसने कलाबंदी जैसे मज़ामीन में निजी तौर पर पढ़ाया। उसने एक मुतनासिब कंपास सेक्टर भी बेचा, जो उसने एक कारीगर के ज़रिए बनाया था, जिसे इसने अपने घर में मुलाजिम रखा था। शायद इन माली परेशानियों की वजह से इसने शादी नहीं की थी, लेकिन इसने एक विनीशियन खातून मरीना गाम्बा के साथ रिश्ता तय कर लिया था, जिससे इसकी 2 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी के दरमियान उसने हरकत पर अपनी तहक़ीक़ जारी रखी और 1609 तक इसने यह तय कर लिया था कि किसी जिस्म के ज़रिए गिरा हुआ फ़ासला गुज़रे हुए वक्त के मुरब्बा के मुतनासिब है, जिसे गिरने वाले अजसाम का कानून भी कहते हैं, और ये कि परकशिपी की रफ्तार एक पैराबोला है। दोनों नताइज जो अरस्तू की तबीयत से मुतसादिम हैं। ताहम इस मकाम पर गलीलियो के करियर ने ड्रामाई मोड़ लिया। 1609 के मौसम बहार में उसने सुना कि हालैंड में एक ऐसा आला ईजाद हुआ है जो दूर की चीज़ों को इस तरह दिखाता है जैसे वो करीब हों।
आजमाइश और गलती से उसने जल्दी से इस ईजाद का राज जान लिया और अनक से अपना 3 ताकत वाला स्पाई ग्लास बनाकर शीशा बनाने वालों की दुकानों में फरोख्त कर दिया। दूसरों ने भी ऐसा ही किया था। जिस चीज़ ने गैलीलियो को अलग किया वो ये था कि उसने जल्दी से आला को बेहतर बनाने का तरीका सीख लिया, खुद को लेंस पीसने का फिन सिखाया और तेज़ी से ताकतवर दूरबीनें तैयार की। इसी साल अगस्त में उसने वेनिशियन सेनेट को एक 8 ताकत वाला आला पेश किया जैसा कि पिडवोवा वेनिशियन रिपब्लिक में था। उन्हें ताहयात मुद्दत और तनख्वाह से दुगना इनाम दिया गया। गैलीलियो अब यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले प्रोफेसरों में से एक था। 1609 के मौसम ख़ज़ा में गैलीलियो ने ऐसे आलात के साथ आसमान का मुशाहिदा करना शुरू किया जिनके दौर तक देखने की ताकत 20 गना तक बढ़ गई थी। दिसंबर में उसने दूरबीन के ज़रिए देखे गए चांद के मराहिल का मुशाहिदा किया, जिससे ज़ाहिर होता है कि चांद की सतह हमवार नहीं है जैसा कि सोचा गया था, बल्कि खुरदरी और नाहमवार है। जनवरी 1610 में उसने मुश्तरी के गिर्द घूमते 4 चांद दरियाफ्त किए। इसने यह भी पाया कि दूरबीन ने नंगी आंख से नजर आने वाले सितारों से कहीं ज्यादा सितारे दिखाए। ये दरियाफ्तें ज़मीन को हिला देने वाली थीं और गैलीलियो ने जल्दी से एक छोटी सी किताब साइड्रेस नंस दी साइड्रेल मैसेंजर तैयार की, जिसमें उसने उन्हें बयान किया। उसने किताब कोसिमो 2D मीडिकी को वक्फ की, जो अपने आबाई शहर टस्कनी के अजीम ड्यूक थे, जिनसे इसने कई गर्मियों तक रियाजी की तालीम हासिल की थी। और उसने मुश्तरी के चांदों का नाम मीडिकी ख़ानदान के नाम पर रखा, साइड्रा मेडिसिया। तिब्बी सितारे गैलीलियो को रियाजीदान और फ़लसफ़ी के तौर पर टस्कनी के अजीम ड्यूक की तकर्री से नवाजा गया और 1610 के मौसम ख़ज़ा में वो फ़तह के साथ अपने आबाई सरज़मीन पर वापस आया। गैलीलियो अब एक दरबारी था और एक शरीफ आदमी की ज़िंदगी गुजार रहा था। पिडवोवा छोड़ने से पहले इसने ज़ोहल की हैरान कुन शक्ल दरियाफ्त की थी, जिसे बाद में उसके गिर्द एक अंगूठी की वजह से दिखाया गया, और फ्लोरेंस में उसने दरियाफ्त किया कि वीनस भी चांद की तरह मराहिल से गुजरता है। अगरचे इन दरियाफ्तों ने यह साबित नहीं किया कि ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला एक सैयारा है, लेकिन उन्होंने अरस्तू की कायनाती साइंस को कमज़ोर कर दिया। करप ज़मीनी खित्ता और कामिल और न बदलने वाले आसमानों के दरमियान मुतलक फ़र्क चांद की पहाड़ी सतह से गलत साबित हुआ। मुश्तरी के चांदों ने दिखाया कि कायनात में हरकत के एक से ज़्यादा मरकज़ होने चाहिए, और ज़ोहरा के मराहिल ने ज़ाहिर किया कि यह सूरज के गिर्द घूमता है। नतीजे के तौर पर गैलीलियो को अपने इस अक़ीदे की तस्दीक हुई, जो शायद इसने कई दहाइयों से बरकरार रखा था, लेकिन जो इसके मुताले में मरकज़ी हैसियत नहीं रखता था कि सूरज कायनात का मरकज़ है और ज़मीन एक सैयारा है, जैसा कि कोपरनिकस ने इस्तेदलाल किया था। गैलीलियो का कोपरनिकुज़्म में तब्दील होना साइंसी इनकलाब में एक अहम मोड़ साबित होगा। सूरज का कमाल दलील दी कि सूरज के धब्बे सूरज के मसनूई सैयारा हैं। गैलीलियो ने दलील दी कि धब्बे सूरज की सतह पर इसके करीब हैं, और उसने अपने मुशाहदात की तफसीली कंदाकारी के सिलसिले से अपनी दलील को तक़वियत दी। इसके लिए 1613 में उसने पैसा में अपने तालिब इल्म बेनेडिक्टो कास्टिली को एक ख़त लिखा, जिसमें कोपरनिकन थ्योरी को बाइबल के कुछ हिस्सों के साथ मुरब्बा करने के मसले के बारे में बताया गया। इस ख़त की गलत कापियाँ गैलीलियो के दुश्मनों ने रूम में तहक़ीक़ात के लिए भेजी थीं, और उसे ख़त बाज़याफ़्त करना पड़ा और एक दुरुस्त कापी भेजना पड़ी। फ्लोरेंस में कई डोमिनिकन बापों ने रूम में गैलीलियो के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराईं, और गैलीलियो कोपरनिकुस और अपनी नेक नामी का दिफा करने के लिए रोम चला गया। जाने से पहले इसने कास्टिली के नाम ख़त का एक तौसी शुदा वर्जन ख़त्म किया, जो अब ग्रैंड ड्यूक की वालिदा और गैलीलियो की अच्छी दोस्त क्रिस्टीना के नाम है। ग्रैंड क्रिस्टीना के नाम अपने ख़त में गैलीलियो ने साइंसी दरियाफ्तों के हवाले से बाइबल के इक़्तिबासात की तशरीह के मसले पर बात की, लेकिन एक मिसाल के अलावा बाइबल की असल में तशरीह नहीं की। ये काम काउंसिल ऑफ ट्रेंट और कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन के आगाज़ के बाद मंजूर शुदा इलाहियात के लिए मखसूस किया गया था, लेकिन रोम में लहर कोपरनिकन थ्योरी के ख़िलाफ़ हो रही थी। और 1615 में जब पावेलो अंतोनियो फोसक्रीनी ने एक किताब शाये की जिसमें यह दलील दी गई कि कोपरनिकन थ्योरी सहीफ़े से मुतसादिम नहीं है, इनक्वाजिशन कंसल्टेंट्स ने सवाल का जायज़ा लिया और कहा कोपरनिकन नज़रिया गैर मशरूत है। फोसक्रीनी की किताब पर पाबंदी लगा दी गई थी, जैसा कि कुछ और तकनीकी और गैर मजहबी काम थे, जैसे कि जोहान्स केपलर की कोपरनिकन फल्कियात का मजहर।
कोपरनिकस की अपनी 1543 की किताब दी रिवोल्यूशनी बस ओबिविम कोस्टेम लब्रेज 6 दुरुस्त होने तक मुअत्तल कर दी गए। हुक्मनामे में गैलीलियो का बराह रास्त जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन इसे रॉबर्ट कार्डिनल बेलरमीन ने नसीहत की थी वो कोपरनिकन थ्योरी को होने अदिफा न कर कोपरनिकन मसला सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता वो इस धचके से ठीक हुआ। एक तालिब इल्म के ज़रिए उसने 1618 में 3 दोमुकितों के नमूदार होने से दोमुकितों की नौयत के बारे में एक तनाज़ा शुरू किया। कई तबादलों के बाद, बुनियादी तौर पर ओराज़ियो ग्रासी के साथ, जो कि काल्जियो रोमानो में रियाजी के प्रोफेसर थे, आखिरकार उसने दोमुकीत के शोबे में दाखिला लिया। सागिटर 2 अपने नाम के तहत दलील, जो 1623 में शाये हुआ, तबई हकीकत पर एक शानदार बहस और नए साइंसी तरीक़ाकार की नुमाइश थी। गैलीलियो ने यहाँ नई उभरती हुई साइंस के तरीक़ाकार पर बहस की, ये दलील दी उसने बैरूनी अशिया की खुसूसियात और उनसे हमारे अंदर पैदा होने वाले एहसासात के दरमियान भी फ़र्क किया, यानी बुनियादी और सानवी खुसूसियात के दरमियान फ़र्क। सागिटर 2 इशात एक अच्छे लम्हे पर हुई मावफ कार्डिनल बारबीरनी के लिए, जो एक दहाई तक गैलीलियो के दोस्त, मद्दा और सरपरस्त थे। इसका नाम पोप अर्बन उठ रखा गया क्योंकि किताब शाये होने वाली थी। गैलीलियो के दोस्तों ने जल्दी से उसे नए पोप के लिए वक्फ करने का एहतमाम किया। 1624 में गैलीलियो रोम गया और अर्बन हश्तम के साथ इंटरव्यू किया। गैलीलियो ने पोप को अपने जवार के नज़रिया, जो कि पहले से तैयार था, के बारे में बताया, जिसे इसने ज़मीन की सालाना और रोज़मर्रा हरकत के सबूत के तौर पर पेश किया। पोप ने गैलीलियो को थ्योरी ऑफ कायनात के बारे में एक किताब लिखने की इजाज़त दी, लेकिन इसे खबरदार किया कि वो कोपरनिकन थ्योरी को सिर्फ फर्जी तौर पर समझे। किताब डायलॉग सोप्राई डे मुसम्मी सस्टम्मी दिल मांडव टेलीमाकोई कोपरनिक को 1623 में ख़त्म हुई और गैलीलियो ने इसे रोमन संसर को भेज दिया। ताउन के फैलने की वजह से फ्लोरेंस और रोम के दरमियान मुवासलात में खलल पड़ा और गैलीलियो ने फ्लोरेंस के बजाय संसुरन करने को कहा। रोमन संसर ने इस किताब पर कई संगीन तनकीदें की और उन्हें फ्लोरेंस में अपने साथियों को भेज दिया। एक दिबाचा लिखने के बाद, जिसमें उसने ये दावा किया कि इसके बाद जो कुछ फर्जी तौर पर लिखा गया था, गैलीलियो को फ्लोरेटाए के सिंसरों के ज़रिए किताब हासिल करने में बहुत कम परेशानी हुई और ये 1632 में फ्लोरेंस में शाये हुई। सालोअती, जो कि गैलीलियो का नुमाइंदा था, ने साग्रेडव, जो कि एक ज़हीन आम आदमी था, और सिम्प्लिसिव, जो अरस्तू का दिलदादा था, के दरमियान मुकालमे की दिलचस्प गुफ्तगू में गैलीलियो के तमाम दलाइल जमा किए, जो ज़्यादातर उसकी अपनी दूरबीन की दरियाफ्तों पर मबनी थे और कोपरनिकन थ्योरी और रिवायती जियोसेंट्रिक कॉस्मोलॉजी के ख़िलाफ़ थे। अरस्तू के बरक्स, कॉस्मोलॉजी के बारे में गैलीलियो का नुक्ता नज़र बुनियादी तौर पर मकामी और हिंसी है, जो कि बयान करता है कि ज़मीन का महवर खला में अपनी समत को बरकरार रखता है क्योंकि ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है और किसी कुव्वत के तहत न होने वाले अजसाम अपनी रफ्तार को बरकरार रखते हैं। हालांकि ये जुड़त बिलाखिर सर्कुलर है, लेकिन सिम्प्लिसिव को हतमी लफ्ज़ देते हुए कि खुदा कायनात को जिस तरह से चाहता बना सकता था और फिर भी इसे हमारे सामने जाहिर करता है जैसा कि ये करता है, उसने पोप अर्बन हश्तम की पसंदीदा दलील इस शख्स के मुंह में डाल दी जिसका हर वक्त मजाक उड़ाया गया था। यह मुकालमा किताब के खिलाफ तेज़ रद्द अमल था। पोप ने किताब का जायज़ा लेने और सिफारिशात देने के लिए एक खुसूसी कमीशन बुलाया। कमीशन ने पाया कि गैलीलियो ने वाकई कोपरनिकन थ्योरी के साथ फर्जी सलूक नहीं किया था और सिफारिश की थी कि इंक्वाजिशन के ज़रिया इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। गैलीलियो को 1633 में रोम में बुलाया गया था। इंक्वाजिशन से पहले इसकी पहली पेशी के दौरान इसका सामना 1616 के हुक्मनामे की रिकॉर्डिंग से हुआ, जिसमें इसे कोपरनिकन थ्योरी पर बहस करने से मना किया गया था। गैलीलियो ने अपने दिफा में कार्डिनल बेलरमीन का एक ख़त पेश किया, जो इस वक्त तक मर गया था, जिसमें कहा गया था कि उसे सिर्फ नसीहत की गई थी वो थ्योरी को बरकरार न रखें, इसका दिफा करें। यह मुकदमा किसी हद तक तातुल का शिकार था और जिसमें सिर्फ एक अर्जी सौदा कहा जा सकता है। गैलीलियो ने अपने केस को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का एतराफ़ किया। उसे सख्ती से बिदअत का शुबा करार दिया गया था और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उसे रस्मी तौर पर तर्क कर दिया गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस वक्त उसने सरगोशी की और फिर भी यह हरकत करता है।
वाज़ेह रहे कि गैलीलियो कभी भी ठहरने में नहीं था और न ही इसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। तफ्तीश के अमल के दौरान वो ज़्यादातर वेटिकन में टस्कुन के सफ़ीर के घर और इंक्वाजिशन की इमारत में एक आरामदेह अपार्टमेंट में मुख्तसर वक्त के लिए ठहरा और फिर फ्लोरेंस के ऊपर पहाड़ियों में आर्किट्री के करीब एक विला में चले गए। इसने अपनी बाकी ज़िंदगी वहीं गुजारी। गलीलियो की बेटी सिस्टर मारिया सेल्सिक्टे, जो एक करीबी उर्स में थी, 1634 में अपनी बेवक्त मौत तक अपने वालिद के लिए एक बहुत बड़ा सुकून थी। इस वक्त गैलीलियो की उम्र 70 साल थी। फिर भी वो काम करता रहा। सियाना में उसने मादी की हरकत और ताकत के उलूम पर एक नई किताब शुरू की थी। उसने अपनी गैर मतबूआ तहकीक लिखी जो 1609 में दूरबीन में उसकी दिलचस्पी की वजह से रुकावट बनी थी और उसके बाद से वक्फे से इसका ताक़ुब किया गया। ये किताब इटली से हौसला अफजाई की गई थी और 1638 में लीडेन, नीदरलैंड्स में डायलॉग कंसर्वेंट टू न्यू साइंसेस के तहत शाये हुई थी। गैलीलियो ने यहाँ पहली बार शहतीरों के मोड़ने और टूटने का इलाज किया और हरकत की अपनी रियाजियाती और तजुर्बाती तहकीकात, मुस्तकिल रफ्तार और यकसां सूरत के इख्तिलात के नतीजे में प्रोजेक्टाइल्स का पीराबुलुक रास्ता शामिल है। इस वक्त तक गैलीलियो नाबीना हो चुका था और उसने अपना वक्त एक नौजवान तालिब इल्म विंसेंजो विवियानी के साथ काम करने में गुजारा, जो 8 जनवरी 1642 को इसकी मौत के वक्त इसके साथ